नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले वर्ष विद्यार्थियों के नेतृत्व में प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई। शेख हसीना ने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। फैसले पर भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। सऊदी अरब में बस टैंकर की टक्कर में 42 भारतीय उमराह जायरीन की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 100 राफेल जेट विमान खरीदेगा। और निशानेबाजी में जापान के टोक्यो में बधिर ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण और प्रांजलि धूमल ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पीठ ने 453 पृष्ठ के फैसले में शेख हसीना को 2024 के जुलाई-अगस्त विद्रोह में छात्र प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें उकसाने, आपराधिक साजिश रचने और विद्रोह को रोकने में असफल रहने सहित कई मामलों में दोषी करार दिया। फिलहाल निर्वासन में रह रही 78 साल की श्रीमती शेख हसीना ने फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े आरोप उन्हें राजनीति से हटाने के लिए गढ़े गए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एहतियात के तौर पर ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर ढाका में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां पूरी राजधानी में तैनात कर दी गई है। संभावित अशांति की आशंकाओं के बीच शेख हसीना के गृह जिलों गोपालगंज, मदारीपुर और फरीदपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को काफी बदल सकता है। राष्ट्रीय चुनाव नजदीक आने के साथ एक पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबी सहयोगी को सुनाई गई मौत की सजा ने राजनीतिक दांवपेच बढ़ा दिया है। अब देश यह देखना चाहता है कि क्या इस फैसले से व्यापक अशांति फैलती है या सुरक्षा बलों की बढ़ी हुई संख्या बड़े पैमाने पर अशांति को रोकने में कामयाब होती है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने करीबी पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश में शांति और लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करता रहेगा। सऊदी अरब के मदीना में हैदराबाद के उमराह जायरीन को ले जा रही एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। बस में 45 यात्री सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। इस बीच तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने आज सऊदी अरब में बस दुर्घटना में मारे गए राज्य के उमराह जायरीन के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में आज हैदराबाद में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। एक रिपोर्ट।
लोग अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हैदराबाद स्थित हज हाउस में लगातार पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब में हुई सड़क दुर्घटना में 42 उम्राह तीर्थयात्री मारे गए। इसमें अधिकांश हैदराबाद के रहने वाले थे। एक ही परिवार के कई बच्चों सहित 18 सदस्य दुर्घटना में मारे गए। मुशीराबाद के रामनगर निवासी शेख नसरुद्दीन और उनकी पत्नी अख्तर बेगम अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हैदराबाद से निकले थे। वहीं सबीहा बेगम और उनके 4 अन्य परिवारजन भी पीड़ितों में शामिल हैं। इस बीच तेलंगाना सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार के 2-2 सदस्यों को सऊदी अरब भेजने की व्यवस्था कर रहा है ताकि उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा सके। मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजरुद्दीन के नेतृत्व में एक सरकारी दल को सऊदी अरब भेजने का भी फैसला किया है। इसमें AIMIM के एक विधायक और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन ने अपने विमानन और वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 100 राफेल युद्धक विमान खरीदने पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हस्ताक्षर आज पेरिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुआ। श्री मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन राफेल जेट सहित फ्रांसीसी रक्षा उपकरण खरीदने की संभावना पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दौरा यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। यूक्रेन ने एथेंस में ग्रीस के साथ अमरीकी गैस LNG प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया है। ये समझौता कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ग्रीस यात्रा के दौरान हुआ। गैस की आपूर्ति उत्तरी ग्रीक बंदरगाह एलेक्जेंड्रोपोलिस से यूक्रेनी बंदरगाह ओडेसा तक पाइपलाइनों के माध्यम से की जाएगी। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण आज बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। ये द्विवार्षिक अभ्यास 30 नवंबर तक चलेगा। दोनों देशों के कुल 240 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। कर्नल नीरज बेनीवाल ने बताया है कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियान चलाना है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने आज 19वें दुबई एयर शो का शुभारंभ किया। इसमें 115 देशों के 1500 से ज्यादा प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं। आयोजन में 440 नए प्रतिभागी और 200 से ज्यादा विमान शामिल हैं। एक रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस दल में रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, विदेश मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। श्री सेठ ने भारतीय पवेलियन का शुभारंभ भी किया। इसमें HAL, DRDO, कोरल टेक्नोलॉजीज, दंतल हाइड्रोलिक्स, इमेज सिनर्जी एक्सप्लोर और SFO टेक्नोलॉजीज के उत्पाद प्रदर्शित हैं। उन्होंने कहा कि यह पवेलियन एयरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं और साझेदारी को दर्शाता है। मंडप के साथ साथ भारत फोर्ज, ब्रह्मोस, टेक महिंद्रा और HBL इंजीनियरिंग सहित 19 भारतीय कंपनियां स्वतंत्र रूप से भाग ले रही हैं। 15 भारतीय स्टार्टअप भी विस्टा स्टार्टअप जोन में नई तकनीकों को पेश कर रहे हैं। वायुसेना, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और हल्क लड़ाकू विमान तेजस के साथ इसमें भाग ले रही है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। नेपाल में चुनाव आयोग ने अगले साल 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कार्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली के अंतर्गत मतदान 5 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जापान के टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। प्रांजलि धूमल ने रजत पदक हासिल किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशवाल ने रजत पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले वर्ष विद्यार्थियों के नेतृत्व में प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई। शेख हसीना ने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। फैसले पर भारत ने कहा कि वह बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है।
सऊदी अरब में बस टैंकर की टक्कर में 42 भारतीय उम्रा ज़ायरीन की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 100 राफेल जेट विमान खरीदेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।